जय हिंद और जय भारत। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में। जी हाँ, अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो क्या है आपके हक, क्या वो जरूरी कानून वगैरह है जो आपको जानने चाहिए जिससे ऐसे अरेस्ट होने पे आप अपना बचाव कर सकें, अपनी बॉडी का बचाव कर सकें, आपको हरासमेंट नहीं हो पुलिस के हाथों, आपको प्रताड़ित ना किया जाए पुलिस के हाथों, आपका किसी प्रकार का टॉर्चर ना हो पुलिस के हाथों, और बेसिकली अपनी जान की हिफाजत आप कर सकें कानून में चलते हुए। इन कानूनों के बारे में, इन जरूरी प्रोविजंस के बारे में आपको जानना चाहिए एज अ कॉमन सिटीजन कि कल खुदा न खास्ता अगर आपको अरेस्ट होना पड़े तो ये अगर जानकारी आपको है और ये चीजें आप अगर फॉलो करें टू द टी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मेरी एडवाइस है, मेरी सजेशन है, तो आप सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपका बेस्ट इंटरेस्ट सर्व होगा। भाइयों, बताना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 41 से सेक्शन 60A, जी हाँ 41 से 60A तक डील करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, और उसी में तमाम कुछ जरूरी प्रोविजंस और सेक्शंस हैं जो डील करते हैं कि आपके क्या हक हैं वगैरह, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पुलिस कभी भी आपको अगर अरेस्ट करती है तो सेक्शन 41B के अंदर जब पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है तो अरेस्ट करने में वो अगर यूनिफॉर्म में है तो उसकी क्लियरली बैज विजिबल होना चाहिए, और अगर साफ से नहीं दिख रहा तो आप पूछ सकते हैं कि अपना मुझे नाम बताएं। सेक्शन 41B CRPC के तहत पुलिस वाले को क्लियरली अपना नाम, आइडेंटिफिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर वो वर्दी में नहीं अरेस्ट कर रहा है, वो सिविल्स में अरेस्ट कर रहा है, अपनी सिविल यूनिफॉर्म में अरेस्ट कर रहा है, खाकी में नहीं, तो ऐसे में फिर आपको उसको सेक्शन 41B में आप उससे उसका आईडी कार्ड तक मांग सकते हैं। उसको अपना आईडी कार्ड प्रोड्यूस करके आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके क्या नाम है, क्या उसकी रैंक है। आप ओरली भी पूछ सकते हैं ये बात, उसको अपना नाम, रैंक बताना पड़ेगा। ये 41B CRPC का कानून है। 41C CRPC कानून में पुलिस वाले जब आपको अरेस्ट करते हैं तो इस अरेस्ट के बारे में जानकारी उनको पुलिस कंट्रोल रूम में देनी पड़ती है। हर स्टेट पुलिस कंट्रोल रूम बनाता है, वहां उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है ये क्राइम में। ठीक है। 41B(2) में ये भी है कि पुलिस वाले एक अरेस्ट मेमो बनाते हैं। तो एक अरेस्ट मेमो बनाते हैं कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। उसमें वो 2 सिग्नेचर्स लेते हैं। हाँ, एक आपके किसी फैमिली मेंबर का, हाँ, एक आपका सिग्नेचर लेते हैं। इन एब्सेंस ऑफ आपके किसी फैमिली मेंबर का या आपके फ्रेंड का जो आप बोले, तो एक रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी नियर बाय का उसका सिग्नेचर लेते हैं अरेस्ट मेमो पे कि ये इंसान, इनको अरेस्ट किया गया है। हाँ, और सिग्नेचर लेके लिया जाता है और किस थाने ले जाया जा रहा है उनको अरेस्ट करके वो इन्फॉर्म किया जाता है। ये सब सेक्शन 41B 1 और 2 में आता है। ठीक है। अच्छा, अब 41C मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस वालों की ड्यूटी है कि उनको इन्फॉर्म करना है कि इस इंसान को हमने अरेस्ट किया है। अब आता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 41D। ये आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जैसे ही आपको अरेस्ट करके जब ले जाया जाता है थाना और आपसे सवाल जवाब, जो पहला सवाल पुलिस वाले पूछें, मुंह खोलें और पहली चीज आपसे पूछे, आपको जानना चाहिए कि सेक्शन 41D 2009-2013 CRPC के जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। 2000 इनफैक्ट 9 के बाद विद इफेक्ट 2010 आई थिंक नवंबर से इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत ही बढ़िया ये कानून आ गया है। ये कानून ये कहता है कि पुलिस वाले जो पहला आपसे सवाल पूछे, पहली बार मुंह खोले और आपका इंटेरोगेशन स्टार्ट करें, ये पुलिस वाले आपको नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप तुरंत कहिए कि सेक्शन 41D के तहत, ठीक है, नवंबर 2010 से जो लागू हो गया, नवंबर 2010 से जो लागू हो गया, मुझे राइट है अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करने का ये इंटेरोगेशन के दौरान।
तो मैं चाहता हूं कि मेरे ये एडवोकेट साहब हैं, इनसे कांटेक्ट किया जाए। मैं आपके इंटेरोगेशन का कोई जवाब नहीं देना चाहता जब तक मेरे वकील साहब नहीं आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे इंटेरोगेशन में वकील साहब मेरे प्रेजेंट हो। भाइयों, सेक्शन 41D CRPC जो कि नवंबर 2010 से लागू हुआ है अमेंडमेंट्स में, आपको पता होना चाहिए, ये आपको हक देता है। पुलिस वाले आपको नहीं बताएंगे, इंटेरोगेशन चालू कर देंगे, वकील वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। स्टैंडर्ड इनकी प्रैक्टिस है जो गलत है। आपको कहना है कि सेक्शन 41D में मैं अपने वकील साहब से कांटेक्ट करना चाहता हूं। आप जो भी इंटेरोगेशन में पूछना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। कानूनन मेरा हक है सेक्शन 41D में कि मेरे वकील साहब, अगर मैंने वकील साहब की मांग करी है, मैंने कहा वो उनको कांटेक्ट किया जाए, उनको बुलाया जाए मेरी इंटेरोगेशन के दौरान, तो ऐसे में कानून ये कहता है कि पुलिस वाले अपनी इंटेरोगेशन कंटिन्यू ही नहीं कर सकते जब तक आपके वकील साहब आना जाए। ठीक है। हैविंग सेड दिस, आपको पता होना चाहिए कि वकील साहब एक बार आपके आ गए तब आपकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाएगी। वकील साहब आपके इंटरेस्ट देखेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। लेकिन कानून ये भी कहता है कि थ्रू आउट द इंटेरोगेशन वकील साहब आपके नहीं प्रेजेंट होंगे। तो अगर पुलिस वाले एक बार आ गए, बातचीत हुई, उसके बाद थ्रू आउट इंटेरोगेशन की आपकी 3 घंटे इंटेरोगेशन चल रही है, 19 घंटे इंटेरोगेशन चल रही है, थ्रू आउट आपके वकील साहब को प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। तो पुलिस वाले ये भी कर सकते हैं। लॉ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। लेकिन एक बार इंटेरोगेशन स्टार्ट हो, आप अपने वकील साहब को मांगिए। ये बहुत बड़ा चेंज आया है 2010 के बाद, तो इसको आप लोग एक्सरसाइज करें। इसको 99% जनता जानती नहीं है इस बारे में, और पुलिस वाले इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी आप लोगों को डरा धमका के आपसे पूछते रहते हैं। आप लोग तुरंत कहिए सेक्शन 41D में मैं चाहता हूं इंटेरोगेशन के दौरान मेरे वकील साहब को कांटेक्ट किया जाए। जब तक मेरे वकील साहब नहीं आते हैं, मैं आपसे बड़ा लाड प्यार करता हूं भाई साहब, पूरी कोऑपरेशन एक्सटेंड कर रहा हूं, लेकिन कानून मुझे इस कोऑपरेशन के में मुझे हक देता है कि मेरे वकील साहब को बुलाया जाए। क्यों भाइयों? ये कानून आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस से, जो कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अगर पुलिस आपसे पूछताछ में, इंटेरोगेशन में आप ही के खिलाफ, आप ही को अरेस्ट करके आप ही के खिलाफ आपसे सवाल पूछे, आप जवाब दे, अपने ही को सेल्फ इंक्रिमिनेट कर लें, तो पूरा जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो नो मैन शैल सेल्फ इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। हर आदमी को राइट है अपने को डिफेंड करने का, और प्रोसिक्यूशन का काम है क्राइम उसके खिलाफ प्रूव करने का। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन लॉ में, क्योंकि आप सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आपके पास राइट है अपने को डिफेंड करने का, प्रिज्यूम्ड है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो सेक्शन 41D इंट्रोड्यूस हुआ है कि पुलिस वाले इंटेरोगेशन में कुछ भी आपसे जान लेंगे। आपने वहीं कन्फेशन कर दिया तो सब गड़बड़ा जाएगा केस। तो आप बस इतना कहिए कि भाई साहब 41D में मैं अपने वकील साहब से मिलना चाहता हूं। एक बार आपने ये कह दिया तो कानून ये कहता है, एक बार आपने वकील की मांग कर दी इंटेरोगेशन के दौरान सेक्शन 41D CRPC के तहत, पुलिस वाले इंटेरोगेट ही नहीं करते। इंटेरोगेशन मस्ट स्टॉप, दैट्स द लॉ। द इंटेरोगेशन स्टॉप्स द मोमेंट यू आस्क फॉर योर लॉयर, until your lawyer then comes and participates, sits with you during interrogation cannot continue। ठीक है, ये है कानून। मैंने कहा ये बता दूं क्योंकि 99% लोग आप लोग नहीं जानते हैं ये बात। ठीक है, तो 41D आप अपना नाश्ता भूल जाइए खाना, लेकिन 41D आपको जानना चाहिए CRPC का। आगे बढ़ता हूं। सेक्शन 54 मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है कि आपके अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर एक डॉक्टर के द्वारा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। आपको कोई भी आपके साथ प्रताड़ना हुई है, चोट लगी है, इंजरी हुई है, उसमें डॉक्टर को आप पॉइंट आउट करिए और डॉक्टर को लिखना चाहिए रिपोर्ट में। और डॉक्टर जहां नहीं लिख रहा है पुलिस के प्रेशर में, डॉक्टर को सामने कहिए कि लिखिए, देखिए मुझे यहाँ इंजरी है, इसको लिखिए अपनी रिपोर्ट में। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 57 आ रहा हूं। सेक्शन 57 कहता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक बार आपको अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को आपको प्रोड्यूस करना है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो एक बार आप पुलिस से बाहर निकले, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब के आप सवेरे प्रोड्यूस होंगे। और जब आप प्रोड्यूस हो मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, ये ध्यान रखिएगा आपके साथ अगर कोई भी प्रताड़ना होती है या किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है इन कानूनों का जो मैं आपसे बता रहा हूं,
तुरंत मैजिस्ट्रेट साहब से एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बी वेरी वेरी पोलाइट। अर्नब गोस्वामी की तरह नहीं जो डांट खा रहे हैं डेली मैजिस्ट्रेट साहब से, ऐसा नहीं। बी वेरी पोलाइट, कहिए जब प्रोसीडिंग चले तो कहिए मैजिस्ट्रेट साहब आई एम सीकिंग योर परमिशन टू स्पीक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स, इतना बोलिए। मैजिस्ट्रेट साहब जब कहें अलाउड, परमिशन ग्रांटेड, तो आप बोलिए अपनी बात, कहिए कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। सेक्शन 54 में डॉक्टर साहब ने मेरा वो नहीं ठीक किया, देखिए ये चोट लगी है मुझे, ये हुआ है, जो भी हुआ है मैजिस्ट्रेट साहब के साथ खुल के तुरंत बोलिए। वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका किसी भी प्रकार का अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है, सीआरपीसी का, या आपका ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना आप झेल रहे हैं, तो आप इन्फॉर्म करिए मैजिस्ट्रेट साहब को, लेकिन बी वेरी वेरी पोलाइट। आप लोग डेस्परेट होते हैं, पुलिस ने प्रताड़ना, शायद आपको बड़ी प्रताड़ित किया होता है, तो आप लोग डेस्परेशन में एक्साइटेड हो जाते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आप जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बात करने लगते हैं, उसमें केस आपका खराब हो जाता है। मैजिस्ट्रेट साहब एक जज हैं, रेप्यूटेबल जज हैं, आप परमिशन मांगिए, जैसे उनके सामने प्रोड्यूस हो, मुंह खोलिए, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हाँ, मुंह खोलिए। Mr. Anupam Tripathi was first recommended to me by an acquaintance. When I visited him the first time, I was impressed by how soon he grasped the complexities of the case, and I knew that I was in right hands. Hi Anupam, I just want to thank you for sticking by me over the past 4 years. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. Yeah, I would definitely like to recommend Anupam as a very good lawyer. He handled a consumer matter for me some time ago. नमस्कार, मेरा नाम ईशान बहादुर है। मैं और मेरी फैमिली गाजियाबाद में रहते हैं। सर अनुपम त्रिपाठी जी को हम सिंस 2015 से जानते हैं, क्योंकि हमारे फादर एक सिचुएशन में फंस गए थे और सर ने हमारी बहुत हेल्प करी थी। Anupam Tripathi ji at the practice is one of the leading lawyers in the country. Thank you for being there when I needed a friend. You are the best. He has been handling a matrimonial case for me for the past few years now. It has not been an easy path, but Mr. Tripathi has provided me with excellent guidance. He takes time out, answers all your questions, no matter how trivial they may be. He explains all the available options, which I think is very important to a layman like me without sufficient legal knowledge. Also, given his vast experience, he has this ability to understand and predict the opponent's course of action, which is very important when you are engaged in a legal tussle. I know my case was not the most attractive case to handle, but you have done so with grace and total professionalism. You have no idea how your strength kept me going through the toughest moment. I appreciate all your hard work. Thank you for everything. The practice under the able guidance of Mr. Tripathi is a highly result-oriented firm. They have provided me with the best legal advice till date. And I would highly recommend Mr. Anupam Tripathi to anybody out there looking for the best legal advice for your matrimonial cases. He is simply one of the best out there. जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे काटजू साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हैं, विश्वजीत भट्टाचार्य जी जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अनुपम त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. अनुपम त्रिपाठी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and has played a very important role when this case came up in the Apex Court. मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी
पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। And I have with me animal rights activist Anupam, and I also have with me SK Datta. I want to come to Anupam first. Anupam, your first reactions at what's happening? Also, the government says it's also got a cruelty to animals issue. Let me put things in perspective. Yeah. Your take on this? Yes, let me just put things in perspective. First and foremost, cattle includes cow,